ओके, सो आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप सब लोगों ने कर लिया? उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत तो यू कैन आस्क। ओके, so we are going to start a new topic today, and that is job and batch costing. Okay, so are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे थे उससे काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। बेसिकली क्या हो रहा था, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे थे तो अगेन हम एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकाल रहे थे कॉस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर जॉब के लिए निकालेंगे और फिर आगे चल के एक पर्टिकुलर बैच के लिए निकालेंगे। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और आजकल जैसे आईटी का बहुत जगह काम होता है, प्रिंटिंग वर्क हो रहा है, जॉब वर्क हो रहा है ना। तो यहाँ जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कस्टमर की ऑर्डर्स पे कुछ भी प्रोडक्शन किया जैसा, जैसे फर्नीचर मार्केट है ना। तो ऐसी जब जगहों पे हम करते हैं तो यहाँ पे जब कॉस्ट निकालते हैं तो दैट बिकम्स योर जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि हम हर एक जॉब के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक जॉब कंपेरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन के है एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसे एक हम डेफिनेशन से हमें समझ में आ जाएगा दैट इट इज रिटन, जॉब कॉस्टिंग क्या है, ए फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट्स as distinct from contract costing. Each job is of comparatively short duration. प्रोसेस वही फॉलो हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन कम है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने निकाला कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, कितना अनसर्टिफाइड हो गया, एट द एंड ऑफ द अभी कितना चल रहा है। लेकिन जॉब का जब हम कॉस्टिंग निकालते हैं वो जनरली उसके कंप्लीशन पे होता है कि जॉब कंप्लीट हो गया है और अब हमें निकालना है। तो इसके लिए करना क्या होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं और वहां पे हम हर एक जॉब का पर्टिकुलर प्रॉफिट और लॉस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम शो करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसके लिए उसके बेस पे उसमें प्रॉफिट परसेंटेज जितना ऐड करना होता है उतना हम उसको ऐड करके उसका प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। सो दैट इज हाउ मोटा मोटा हाउ जॉब कॉस्टिंग इज डन। तो जॉब कॉस्टिंग हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कस्टमर के ऑर्डर्स के अनुसार जब हम काम कर रहे हैं, हर एक जॉब का एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना है। दो ऑर्डर्स हमारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना। जैसे मैंने फर्नीचर का एग्जांपल दिया या प्रिंटिंग का एग्जांपल दिया। तो जैसे रिपेयर शॉप हो गया, वुड वर्किंग शॉप्स, शूज, हैट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब स्पेसिफिक जो है वो तरीके से होता है, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, हर एक जॉब की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हर एक को अपना स्पेशल ट्रीटमेंट है। हर एक जॉब जो है वो एक कॉस्ट यूनिट बन जाती है और जितनी भी कॉस्ट पता लगाई जाएगी वो उस जॉब के लिए पता लगाई जाएगी। हर एक जॉब को एक अलग से एक नंबर दे दिया जाता है और सेपरेट एक कॉस्ट शीट बनाई जाती है। हम सब पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, तो जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉस्ट शीट में जो जिस जॉब की हम जिस जॉब नंबर की बात करें, सिर्फ उस पे ही कितना मटेरियल लगा, सिर्फ उस पे ही कितना लेबर लगा, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर एक अलग से रखता है कि जिसमें लास्ट में टोटल वर्क इन प्रोग्रेस हम निकाल देते हैं, हर एक जॉब में कितना कितना काम हो गया या बाई चांस कितना कितना रह गया, वो सब हम अलग से दिखा देते हैं और फिर जॉब वाइज ही प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो मैम। आपको समझ में आया जॉब कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जॉब कॉस्टिंग के, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें एक तो हर जॉब का कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगर जब एक बार हमने आइडिया लगा लिया कि इसकी कितनी एक्सपेंस बैठता है, तो नेक्स्ट टाइम जब सेम तरह की जॉब आएगी तो हमारे पास पहले एस्टिमेशन होगा और हम पहले से उसको प्राइस बता पाएंगे, है ना। हमें अंदाजा लग जाता है विद एक्सपीरियंस कि इतना काम करने में कितना खर्च आएगा, तो हम उसे एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं,
मैनेजमेंट को ये भी पता चलता है कि अगर हम दो जॉब्स एक तरीके की हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो अलग अलग जॉब्स का होता है, तो फिर हम टोटल करके उसको दिखा देते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जॉब कॉस्टिंग करने के। और जब भी हम प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हर जॉब का अलग एक नंबर होगा और हम उसका अलग कैलकुलेट करें। तो ये हमें केयरफुल रहना है कि आप एक जॉब को दूसरी जॉब से अलग अलग आइडेंटिफाई कर सको, जिससे आप उनकी कॉस्ट जो है वो अलग अलग बता सको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जब बहुत सारी जॉब्स होते हैं थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता है, तो जहां पे जरूरी है वहीं अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम इसमें प्री रिक्विजिट्स क्या, हम पहले काउंटिंग सिस्टम बनाएंगे अपना। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? किसी ने हैंड रेज किया है? ओके। और जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारी कॉस्ट डिटेल्स है वो हम देंगे और वो सब करेंगे। तो ये आप इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आप पढ़ लीजिएगा, थियोरेटिकल है। हम आगे न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर में जैसे मैंने बताया कि हम सबसे पहले हर जॉब को एक नंबर देंगे, दैट इज योर जॉब नंबर। ठीक है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर एक बार हमारे पास वो जॉब आ जाती है तो एक प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, या प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट भी जिसे बोल सकते हैं। वहां पे वो क्या करेगा, जो जॉब आ गई उसका एक प्रोडक्शन ऑर्डर तैयार करेगा। उसमें ये लिखेगा कि इस काम को करने में उसे किस किस डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उनका क्या क्या काम रहेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस। और उसके बेस पे वो जितने भी हमारे प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, स्टोर कीपर को जिससे इश्यू हो सके मटेरियल, टूल्स वालों को, है ना, और कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को देखा जिससे वो ट्रैक कर सके। तो इस तरीके का एक प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है जहाँ पे लिखा जाता है कि कौन हमारा कस्टमर है, कब काम शुरू होगा, कब खत्म होगा, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, इस जॉब का क्या नंबर है। ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी हो रही है ना। सारी जॉब सबसे पहले इस डिपार्टमेंट के पास आ रही है। डेट, इसका बिल नंबर या ऑफ मटेरियल नंबर है, और कोई इसकी ड्राइंग, अगर कोई ऐसा काम है जिसकी, जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर का काम है या कोई पर्टिकुलर डिजाइन का काम है, तो क्या उसकी कोई ड्राइंग है कि नहीं है, कितनी मटेरियल हमें कितना चाहिए, कौन सी मशीनरी चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए। तो पूरा एक तरीके का ये प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया जाता है। इसके बाद इसका एक जॉब का कॉस्ट शीट बनाई जाती है। ठीक है, अब हर एक के पास वो काम चला गया, जिस डिपार्टमेंट में जहां पे भी गया उसने अपनी एक कॉस्ट शीट बनाई। और कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, जिसमें वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कितना उसका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ये सब, मतलब उसके जो खर्चे हैं, जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे इस कॉस्ट शीट में लिखे जाएंगे। और फिर उन सबको ऐड करके हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम उसका सेलिंग प्राइस बता देंगे। तो ये हमारा अभी हम इसको न्यूमेरिकली भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन क्या खर्चा है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। ये देखिए, ये यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट बन जाती है इस तरीके की, ये फॉर्मेट है। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, और फिर एक ये इंडिविजुअली जब हम इशू कर रहे थे तो लिखा, फिर हमने लास्ट में एक समरी बनाई। हमें जो है ये समरी बनानी है बेसिकली, जब हम न्यूमेरिकली करेंगे तो वी हैव टू प्रिपेयर दिस समरी, जिसमें हम मटेरियल लिखेंगे, मटेरियल लेबर दोनों को ऐड करके बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, जब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो वर्क्स कॉस्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्क्स कॉस्ट में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और टोटल कॉस्ट। हाँ दीपक सिंह, आप कुछ कहना चाहते हो, आपने हैंड रेस किया बेटा। यस मैम। फिर हमें कॉस्ट शीट नहीं बनानी होगी इसके अंदर? हाँ बनानी होगी, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन दिया क्या दिया। जनरली जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वो इस तरीके के बनाते हैं, ये जो कॉस्ट समरी दी हुई है ना। यस मैम। हाँ, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल डेटा तो होगा नहीं, हमारे पास तो टोटल डेटा होगा, राइट। तो टोटल डेटा की हम ऐसे बना लेंगे, वो इंडिविजुअल है कि कब कब, देखो लिखा है ना इसमें डेट, मटेरियल, अमाउंट, कि किस डेट को कितना मटेरियल इशू किया गया। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में जनरली जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, उसमें हमें डेट वाइज नहीं, हमें टोटल दिया हुआ होगा। तो हम इस कॉस्ट तरीके से समरी जो, बनानी होती है। हाँ जो कॉस्ट समरी लिखा है ना, एक्चुअली वो कॉस्ट शीट का ही पार्ट है। ओके मैम। तो हमें इस तरीके से बनानी होगी, हम पहले भी बना चुके हैं ना ऐसी, जब हमने कॉस्ट शीट लर्न किया था तो, यस मैम। राइट।
ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज टिल दिस पॉइंट? किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारी जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं तो जो ये कॉस्ट इसकी निकल के आई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं और फिर सारे जॉब्स की टोटल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सारे जॉब्स की कॉस्ट इकट्ठी ऐड हो जाती है और फिर वो सेल पूरा जो मेन वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाया जाता है। तो जैसे होता है कि भाई एक एक जॉब को मिला के पूरी कंपनी ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन किया है वो हम ऐड कर देते हैं और फिर हमारा कुछ देखो, जो हमारा जॉब्स तो चलती रहेंगी बट हमारा अकाउंट तो किसी ना किसी दिन क्लोज होगा ही फाइनेंशियल पे। तो अगर उस दिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनकम्प्लीटेड हैं, जो कि उनको हम वर्क इन प्रोग्रेस में हम दिखा देते हैं। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, सारे के लिए एक वर्क अकाउंट बना ले, कॉम्पोजिट वर्क इन प्रोग्रेस बना ले, या हमारा अगर प्रोडक्शन स्केल बहुत ज्यादा है तो हम हर एक जॉब का भी इंडिविजुअल वर्क इन प्रोग्रेस निकाल सकते हैं और उसको हम दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम किस स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम सेइंग। सो जैसे ये इलस्ट्रेशन 1 है आपकी बुक का, इसमें बोला गया कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी 4 जॉब्स चल रही हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, हर एक की कॉस्ट निकालनी है बाय प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट। तो अब यहाँ पे हमें ऐसे इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम इसी तरीके से उसको दिखा देंगे। फिर उसने बोला कि वर्क्स ओवरहेड जो है वो 45% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। हमने जब ओवरहेड्स का चैप्टर किया था तो हमने इसको भी निकालना सीखा था, लेकिन यहाँ पे हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ पे हमने उसने हमें डायरेक्ट बताया हुआ है कि जो वर्क्स ओवरहेड्स है वो 45% है प्राइम कॉस्ट के और ऑफिस ओवरहेड जो है वो 15% है वर्क्स कॉस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हमने मटेरियल लिख दिया चारों का, फिर हमने वेजेस लिख दिया चारों की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया। जब इनको ऐड किया तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया। फिर उसमें बोला 45% जो है प्राइम कॉस्ट का वो हमारा वर्क्स ओवरहेड है। सो वी कैलकुलेटेड द 45% ऑफ दिस, तो ये हमारा वर्क्स कॉस्ट आ गया। और ऑफिस ओवरहेड जो है वो इसका 15% है। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आप उसको उसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और यहाँ से टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 2 ये कहता है कि आपको कॉस्ट शीट ऐप बनानी है, आपको जॉब नंबर 75 की। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि हमें इस तरीके से बनाने के, मटेरियल दिया, हमने मटेरियल लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है, ये हमने लिख दिया सब। फिर उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन वेजेस है हमारी 4600 की, वो भी लिख दिया हमने, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन तीनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर उन्होंने बोला कि 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस फॉर वर्क्स ऑन कॉस्ट। तो ये जो प्रोडक्टिव वेजेस हैं जिसका बोला होगा उसी को कैलकुलेट करना है। तो इसका 60% है तो हम इसका 60% लिख देंगे, है ना। फिर बोला 12.5% ऑन वर्क्स कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट, ठीक है जी, जिसका बोलेंगे उसका निकाल देंगे। और फिर उन्होंने बोला कि आपको प्रॉफिट भी रियलाइज करना ऑन सेलिंग प्राइस एट 15%। दिस इज अ ट्रिकी पार्ट। अगर मैंने आपको बताया था एक बार, अगर हमारा कॉस्ट पे होता है तो तुम सीधा सीधा निकाल देते कि कॉस्ट पे परसेंटेज है, लेकिन क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे है तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, 100 माइनस जो रेट होता है उसको 100 माइनस करके करते हैं, तो 15/85 है ना, R/100 माइनस R। आप सबको फॉर्मूला ध्यान है, मैंने ये बताया था आप लोगों को क्लास में कैसे प्रॉफिट है ना, तो उसको आपने लगाना है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हमें सेलिंग प्राइस पे दे रखा है इसीलिए हमने 15/85 दिया। अगर डायरेक्ट दिया होता तो हम सीधा 15% कर देते। अगर बोलते कॉस्ट पे है तो डायरेक्ट कर देते हैं, और अगर बोलते हैं सेल्स पे है तो नीचे जो होता है उसको 100 माइनस रेट जो है हमारा परसेंटेज हम प्रॉफिट चाह रहे हैं उसको माइनस करके फिर करते हैं कैलकुलेट। इज इट क्लियर? एनी डाउट सो फार? यस मैम, एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे ऑफिस ऑन कॉस्ट था, अगर उसे बोला जाता कि वो सेलिंग प्राइस पे वो 12.5 है तो हम वो 100 माइनस कर देते ना 100 में से। हाँ, अगर सेलिंग प्राइस पे बोला दो, लेकिन ऑफिस ऑन कॉस्ट जनरली सेलिंग प्राइस पे होता नहीं है, कॉस्ट पे होता है। वो कॉस्ट पे ही होता है, वो वर्क्स कॉस्ट पे तो जनरली
प्रॉफिट जो है ना, प्रोसेस देखो चेंज नहीं होगा, लेकिन मेन क्या है कि प्रॉफिट तक आने पर आपको, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक हम ऑफिस कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक आप सेलिंग प्राइस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर बहुत सारे इसमें एक्स आ जाएंगे, बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, है ना। यस सिर्फ इसका इफेक्ट नहीं आएगा, फिर इसका इफेक्ट भी आएगा, राइट, प्रॉफिट का यस भी इफेक्ट है, तो दो इफेक्ट आ गए, वो अभी हमारी कैलकुलेशन हमारे बियॉन्ड द स्कोप है। हमारे स्कोप में क्या है कि हम ऑफिस ऑन कॉस्ट जनरली जो होता है वो ऊपर वाली किसी ना किसी कॉस्ट के ऊपर ही होगा, भले वो लेबर पे हो, एक्सपेंसेस पे हो, ज्यादातर वो फैक्ट अपने से ऊपर वाली कॉस्ट पे होता है, वर्क्स कॉस्ट पे, वो प्रॉफिट पे नहीं होता है सेल्स पे जनरली। ओके मैम। क्योंकि देखो ऑफिस ऑफिस का खर्चा सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लॉजिकली सोचो, है ना। आपका जितना भी खर्चा, अगर आपने ऑफिस मेंटेन कर रखा है तो वो तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, यस वो मैम। सेल्स पे डिपेंड नहीं करता है। ओके मैम। ठीक है, यस। आगे बढ़े। एनी अदर डाउट एनीबडी हैज, किसी को कुछ भी और डाउट तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका जो एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट है जो आपका 5000 है, हमने यहाँ पे 5000 लिख दिया। डायरेक्ट लेबर 1000, हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया। फिर उसने बोला कि मशीन शॉप में जॉब विल रिक्वायर मशीन बाय मशीन शक्ति फॉर 20 आवर्स एंड बाय मशीन ज्योति फॉर 6 आवर्स। अब हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं अपने खर्चे, है ना, आपको मैं धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चंस में आ रहे हैं हम लोग। अब इन्होंने साथ साथ डेप्रिसिएशन भी ऐड किया। अब डेप्रिसिएशन जब दिया होगा तो उन्होंने बताया कि मशीन का जो रेट है वो मशीन शक्ति का 10 है और ज्योति का 15 है। तो अब हम इसमें मशीन की कॉस्ट भी डालेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में, जैसे डेप्रिसिएशन डाला जाता है, तो वहां पे उसको चलाने की कॉस्ट, क्योंकि अब क्या है ये मशीन पूरा टाइम तो हमारे पास थी नहीं तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, हम ये निकाल लेते हैं कि पर आवर उस मशीन की क्या कॉस्ट है, मतलब पर आवर उसको चलाने की क्या कॉस्ट है, उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट उन्होंने बोला कि 10 रुपीज, और हमने इसको 20 आवर्स के लिए यूज किया है तो इसलिए हमने इसको 10 into 20 कर दिया। और ज्योति मशीन को हमने 6 आवर्स के लिए यूज किया और उसका 15 रुपए के हिसाब से रेट है, इसलिए हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया। फिर उन्होंने बोला कंसिडरिंग ओनली मशीन शॉप कॉस्ट द डायरेक्ट वेजेस इन ऑल अदर शॉप्स लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 80,000 एज अगेंस्ट द फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 48,000। और अब ये बता रहे हैं कि हमारी क्योंकि मशीन शॉप की कॉस्ट है तो डायरेक्ट वेजेस बता रहे हैं हमें कि कितनी हमारी डायरेक्ट वेजेस होती है। लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ऑल जॉब्स अमाउंटेड टू 2,50,000 एज अगेंस्ट द ऑफिस एक्सपेंसेस। अब इसकी हमें नीचे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। ठीक है, इन्होंने बोला कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो डायरेक्ट वेजेस पे डिपेंडेंट है, तो आपको यहाँ पे उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये बताया हुआ है कि पिछले साल जो हमारी कॉस्ट निकली थी वो 2,50,000 थी, है ना। और एज अगेंस्ट द ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होता है, जो ये ओवरहेड्स होते हैं उसका हम रेट डिसाइड कर लेते हैं, परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, और फिर उसी परसेंटेज को हम आगे चल के यूज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने ये बताया कि हमारी जो कॉस्ट थी वो लास्ट ईयर टोटल कॉस्ट ऑफ उसका रेशियो जो था 48,000:80,000 था, तो इसको हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाला कि जितनी भी हमारी डायरेक्ट वेजेस होती हैं उसके 60%, है ना। जैसे हम इट इज लाइक कि हम कितना परसेंटेज बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 60% जो है हमारा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, तो इस बार हमारा कितना है वो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि हमें इन्होंने दिया हुआ ना 60% ऑफ वेजेस, अब आपकी वेजेस कितनी है 1000 और उसका 60% 600। आपको समझ में आया या एक बार और समझाने की जरूरत है? Did you आ गया understand? मेरे समझ। यस मैम। है ना, आपने परसेंटेज निकाल लिया, इसी तरीके से आपने ऑफिस का परसेंटेज भी निकाल लिया कि पिछले बार हमारे 37,000 ऑफिस एक्सपेंसेस हुए थे जब हमारी फैक्ट्री कॉस्ट थी वो 2,50,000 थी, तो वी कैलकुलेटेड इट्स परसेंटेज दैट इज 15%। तो हमने उसी हिसाब से ऑफिस ओवरहेड्स के 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको
परसेंटेज निकालनी है कि पिछले साल कितनी परसेंटेज रही और या टोटल की कितनी परसेंटेज है, और जब आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, एक छोटा पार्ट कर रहे हो, तो उस पे वही परसेंटेज से हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है बस। बाकी सब तो सिंपल है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि प्रिपेयर ए कोटेशन which guarantees 20% profit on the selling price. Again they are saying of the selling price. तो हम वही काम करेंगे, 20/80 करके निकाल देंगे। अभी उन्होंने एक और तरीका बताया है कि अगर आपका इसको आप और कैसे निकाल सकते हो, आप उस परसेंटेज को उस पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें भी, मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आप सेम प्रोसेस जो हम पहले कर रहे थे R/100 माइनस R आप कर सकते हो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। तो अनदर वे का क्या मतलब, उन्होंने बोला कि अगर आपका सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है 20%, तो मान लो सेलिंग प्राइस 100 है और प्रॉफिट 20% है, यानी कि 20 रुपीज है, तो कॉस्ट निकल के आ गई 80 रुपीज। ठीक है, तो अगर 80 रुपीज है तो 20 रुपीज 80 रुपीज का कितना परसेंटेज है, एंड दैट इज 25%, है ना, 1/4 है ना वो, तो दैट इज 25%। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 20% है, तो वो कॉस्ट पे प्रॉफिट 25% है। लेकिन आपको इतना इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बताया गया कि कई बार अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप निकाल सकते हो, बट आप सीधा सीधा काम करो जो बता रखा है कि R/100 माइनस R, तो भी आपका आंसर सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही किया हुआ है कि परसेंटेज निकाला गया है और फिर उस परसेंटेज को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें जैसे इस वाले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 8 में उन्होंने क्या किया, आपको बताया हाँ कि हमने पूरे साल में इतना प्रोडक्शन किया है और फिर अगले साल इतना हुआ, तो फिर बताओ, मतलब देखिए दो तरीके, या तो आपको परसेंटेज दी होगी या फिर आपको परसेंटेज अगले साल के लिए वो पूछ सकते हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा कि आपने कितना उसका अमाउंट आ रहा है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। आप इसके क्वेश्चंस करिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। ओनली 8 illustrations आर देयर इन दिस, सो यू डू देम। मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक बता देती हूँ जिससे वो भी आपको समझ में आ जाए। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा एडवांसमेंट है। अभी तो क्या था, हम इंडिविजुअल जॉब में काम कर रहे थे ना, इंडिविजुअल जॉब्स की कॉस्टिंग कर रहे थे। जॉब कॉस्टिंग सबको क्लियर है? उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बोलो बेटा, जिसने हैंड रेज किया। क्या नाम है बेटा आपका? B64AE208। व्हाट्स योर नेम? अनम्यूट करके आप पूछिए। हाँ बोलो बेटा। You want to ask something? ओके, जब आपका माइक ऑन हो जाए तो आप पूछ लेना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। सो बैच कॉस्टिंग में क्या होता है ये भी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के तरीके से काम करता है, लेकिन बैचेस में क्या है, लॉट्स में काम होता है। मतलब जैसे छोटा छोटा हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लाइक शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्पाइसेस, नमकीन, बिस्किट, पापड़, बेकरीज, ब्रेड, बिस्किट, ये सब क्या होते हैं, ये सब बैचेस में निकलते हैं कि 100 पीस का लॉट एक साथ निकल रहा है, जो लॉट्स में काम हो रहा है ना। जब वो एक साथ इतना निकल रहा होता है तो अब हमें क्या निकालना है, हम एक एक शर्ट की कॉस्ट से निकालेंगे या एक एक बिस्किट की या एक एक नमकीन के पैकेट की कॉस्ट निकालेंगे, हम 100 की इकट्ठी कॉस्ट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैच का साइज जो है वो 100 है ना, तो हम 100 की एक साथ की कॉस्ट निकालेंगे। तो जब हम इस तरीके से कॉस्टिंग करते हैं तो वो पूरा बैच हमारे लिए कॉस्ट यूनिट बन जाता है और हम 100 यूनिट्स की एक साथ कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है। जॉब में क्या होता है, हर एक यूनिट डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ कुछ यूनिट्स जो है वो सेम है, एक प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में काम हो रहा है और हम हर एक उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हैं कि हर एक बैच जो है वो कॉस्ट यूनिट बनता है, सारी जो यूनिट्स हैं वो सेम है,
जैसे हम सामने 40 वालों का, जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया, तो 40 साइज का सारा एक बैच निकल गया, 42 का एक बैच निकल गया, है ना। तो इस तरीके से, और हर एक बैच की कॉस्ट हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। अब हर एक बैच में क्या होता है, एक सेटअप कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक बार जब मशीनरी लगाते हैं तो उस मशीनरी को लगाने में हमें जो टाइम लगता है और जो उसकी कॉस्ट आती है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब जब एक बार मशीन तैयार हो जाती है, उसमें जब एक बार का मटेरियल है तो वो 100 यूनिट्स बना के ही उसमें फायदा है हमें, राइट। तो उसको बोलते हैं सेटिंग अप कॉस्ट, कि हम उसको हर एक बैच के लिए सेटअप करते हैं, उसके बाद हम उसे दोबारा सेटअप करना पड़ता है। तो जितना बड़ा साइज रखोगे बैच का, उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम बैच प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, प्रोसेस हमारे लिए क्या होता है, बाकी सब चीजें तो सेम रहती हैं, कि हमें मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट शीट, बाकी सब बिल्कुल सेम रहता है। इंपॉर्टेंट इसमें कैलकुलेशन क्या आती है कि वो बैच का साइज कितना हुए, ये हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो आप में से किसी ने नाम सुना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? हैव यू एवर हर्ड ऑफ इकोनॉमिक? आपने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सुना हुआ है कहीं? इन्वेंट्री कंट्रोल में था ये। हाँ, ईओक्यू। उसी ईओक्यू के कॉन्सेप्ट पे ये ईबीक्यू है। वहां ऑर्डर प्लेस करते थे, यहाँ बैच के साइज बताते हैं। क्योंकि अगर हमने एक बार में बहुत बड़ा बैच लगा दिया तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी डाउन चली जाएगी। लेकिन अगर हमने बहुत छोटा छोटा बैच लगाया तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो हमें क्या इकोनॉमिकली देखना है कि कहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हम बनाएं कि वो सही हमारे को सबसे कम कॉस्ट आए। ठीक है, तो जैसे वहां पे होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसकी जगह यहाँ पे होती है सेटिंग अप कॉस्ट। क्योंकि एक बार अगर हमने सेट किया तो इतनी कॉस्ट आएगी कि हमें मशीन लगानी पड़ेगी, या उसके लिए टूल सेटअप करने हैं, या उसकी इतनी वेस्टेज निकलती है ना, डिफेक्टिव पार्ट्स निकलते हैं, टाइम लगता है उसको लगाने में, हमारी काम रुक जाता है जब हम मशीन को सेटअप कर रहे होते हैं ना। तो इतना हम करने में टाइम लगता है। तो एक होगी सेटअप कॉस्ट, दूसरी होती है उसमें वही सेम कैरिंग कॉस्ट, कि जब हमने वो प्रोडक्शन बना लिया तो उतने बैच का इन्वेंट्री, उतने बैच का स्टोरेज, रेंट, इंश्योरेंस, ऑब्सोलीट भी हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा साइज हो गया हमारा बैच का तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा सामान, है ना। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा भी एक साथ नहीं कर सकते और बहुत कम करते हैं, तो एक बार में हमने मशीन लगाई, उसकी कॉस्ट ही नहीं निकली हमारी। तो इस चीज को करने के लिए ये फॉर्मूला देखो, शायद कुछ जाना पहचाना हो आप लोगों का, ये देखा हुआ लग रहा है फॉर्मूला? यस मैम। है ना। तो 2DS/C, तो डी क्या, EBQ इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, है ना। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज कि एक बार में हमारे बैच का लॉट का साइज क्या होना चाहिए, दैट इज योर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। और डी इज एनुअल डिमांड, या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की यूनिट्स में, कितनी प्रोडक्शन आपको पूरे साल में करनी होती है। एस आपका सेटअप कॉस्ट है, जो हमारा वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ करता था। और सी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, कि हमारे को जब हम प्रोडक्शन कर लेंगे, वो प्रोडक्शन होके आ जाएगा तो उसे संभालना भी तो पड़ेगा, या उसमें जो हमारा मनी इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व हो गई, हमारा रेंट इन्वॉल्व होगा, ये सब जो खर्चे होंगे वो भी तो कौन हैंडल करेगा, है ना। तो ये हमारे को अगर परसेंटेज में दी होती है, तो अगर मान लो ये कैरिंग कॉस्ट या तो आपको अमाउंट में दी हुई हो, और अगर सीधा बोला हो कि ये पर यूनिट है, तो आप क्या करोगे, जितना आपका टोटल यूनिट्स होंगी आप उससे मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। मतलब कि बैच नंबर X37 इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए जो उसमें काम किया 420 लेबर आवर्स थे, ठीक है, 686 डिपार्टमेंट बी के लगे, मटेरियल इतना लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, लेबर पे रेट्स आर 8 रुपीज पर आवर फॉर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, दोनों के फैक्ट्री ओवरहेड। तो फर्म जो है वो कॉस्ट प्लस सिस्टम यूज करती है फॉर सेटिंग सेलिंग प्राइसेस एंड एक्सपेक्टेड 25% प्रॉफिट हमें चाहिए, ठीक है। तो ये सेल्स माइनस फैक्ट्री कॉस्ट वैल्यू जो है 25% प्रॉफिट चाहिए सेलिंग प्राइस पे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है वो हमारे 10% है सेलिंग प्राइस पे। और एज्यूमिंग दैट 1000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ बैच साइज, तो हमारी अभी जो बैच साइज है वो 1000 का है। तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है,
टोटल अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना होना चाहिए और नॉशनल हमारा नेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मटेरियल हमें दिया हुआ है 3280, हमने वो लिख दिया। लेबर हमें दिया हुआ है 423.5, 683, हमने वो लिख दिया। उसके बाद इन्होंने बोला आपका फैक्ट्री ओवरहेड दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ था, वो लिख दिया। और यहाँ पे हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फिर हमने यहाँ पे अब इसको कैसे निकालना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 10% है हमारा सेलिंग प्राइस की, और इसका हमने कैलकुलेट कर दिया। और नेशनल प्रॉफिट का वही परसेंटेज जो निकालने का तरीका है। जैसे अब इसको कैसे निकाला मैं आपको बता देती हूँ। सेल्स वैल्यू जो हमारी आई थी उसको अगर हमने 100 मान लिया, ठीक है, जैसे हम प्रोसेस निकालते हैं तो 100 माइनस 13598, ये जो हमारा ये आ रहा था, ठीक है। तो हमें टोटल कितना परसेंटेज कम किया हमने, 15% का, इनको 25% जो है हमारा सेटिंग अप सेलिंग प्राइस के साथ ही था इसमें, है ना, जो सेलिंग कॉस्ट प्लस है ना, तो 25% जो प्रॉफिट था उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। दिस इज हियर 25 माइनस करके नीचे 75 रखा और हमारी ये सेल्स वैल्यू आ गई, राइट। और इस तरीके से हमने निकाल लिया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम अभी करके आ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। अभी हमने इन्होंने कोई बैच साइज नहीं निकाला, अभी हम सिंपल आपको बताया कि जैसे हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे थे और उसका निकाल रहे थे, वैसे ही हम बैच कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, सेम है। सिर्फ इसमें चेंज क्या आएगा, क्योंकि ये 18,131 जो है वो पूरे के पूरे बैच का प्राइस है, तो अगर आपसे पर यूनिट कॉस्ट पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, सो दैट यू गेट द पर यूनिट कॉस्ट, है ना। तो आपको ये पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपकी यहां से निकल के आ जाएगी, ठीक। एनी डाउट? और अगर प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए तो ये प्रॉफिट आ रहा है 2720, इसको भी आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। करके देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, अभी आपको टाइम लगेगा थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने में। डू इट योरसेल्फ, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू, राइट। तो आप इसको करके देखिएगा, जैसे अभी हमने ऑर्डर्स के लिए बनाया था ऐसे ही हमने बैचेस के लिए बनाया, डिफरेंट डिफरेंट। यस, दिस इज द क्वेश्चन जहां पे हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालते हैं। तो हमें एनुअल डिमांड दी है, सेटअप कॉस्ट दी है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ही रुपीज में दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में हमें अगर परसेंटेज में दिया होता, ठीक है, तो ये देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देते। दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको ये देखना है, उसको पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है, कौन सी कॉस्ट है ये। कैरिंग कॉस्ट में आपको परसेंटेज में दी जा रही है या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है कि कितना हमारे को कैरिंग कॉस्ट करने में हमारा लग रहा है, तो वो आपको करके देखना है। कर लेंगे अब अपने आप से, कोई डाउट होगा तो बताइए, इतना ही है ये। यू हैव टू कंप्लीट 16 इलस्ट्रेशंस हैं, आप इसको अच्छे से करिए, और कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट सो फार? नो मैम। करके देखिएगा, ठीक है बेटा, जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। ओके मैम।